Good evening, student. Today we'll continue our chapter 1. Character as the type of beak in finches, which had diversified structurally and functionally from the same original type, are called as homologous characters. गैलापाग आइलैंड पे डार्विन ने जो ऑब्जर्वेशन किया था फिंचेस के बीक का, वो उनकी स्ट्रक्चर में यानी बीक की शेप में और उनकी स्ट्रक्चर में उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें उनको बहुत सारे चेंजेस नज़र आए। और ये चेंजेस क्यों नज़र आए? क्योंकि वहाँ जिस एनवायरनमेंट में वो फिंच है तो उसके फंक्शन जो है अलग अलग है। वही बीक से वो खाना खा रहे हैं, बट कोई सॉफ्ट फूड खा रहा है, कोई हार्ड फूड खा रहा है, कोई इंसेक्ट्स खा रहा है। तो उनका जो फंक्शन है वो चेंज होने की वजह से उनका जो बीक का स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या हो गया, चेंज हो गया। जबकि वो सारे फिंचेस एक ही ओरिजिन के थे, फ्रॉम द सेम ओरिजिनल टाइप। और ऐसे चेंजेस को बोला जाता है होमोलॉगस कैरेक्टर। और डार्विन का ऐसा मानना था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इवोल्यूशन का, जो कि बदलाव उनमें आया है एनवायरनमेंट के लिए, या बोल सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। उनके जो कैरेक्टर्स या उनके जो स्ट्रक्चर में क्या हो गया है, बदलाव आया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इवोल्यूशन का। Let us observe some characters first in plant and then in animal to find out more homologous characters. जैसे हमने फिंच के बीक का देखा, वैसे ही प्लांट में भी हमें ये कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। Observation of homologous character, some homologous characters in plant. यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे रूट जो है और यहाँ स्टेम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टोलन मॉडिफिकेशन हो गया है रूट का। यहाँ पे देखोगे टेंड्रिल्स, एक्चुअली इट इज स्टेम। ये एक बेल जो आप देखते हो ना बहुत सारे, तो उस बेल में बहुत सारा ऐसे ऊपर से कुछ निकला हुआ दिखता है जिसको हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। तो एक्चुअली इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। वो बेल क्या है, अकेला अपना ऐसे नहीं खड़ा हो सकता है ज़मीन पे, वो उसको किसी का सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो सपोर्ट के लिए वो यूज़ करते हैं टेंड्रिल। और टेंड्रिल क्या है, तो एक मॉडिफाइड स्टेम है, स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो आपको पोटैटो दिख रहा है, तो पोटैटो का जो स्टेम है उसका मॉडिफिकेशन हुआ है ट्यूबर में। हाँ, हम लोग जो खाते हैं पोटैटो ज़मीन के अंदर वाले, एक्चुअली ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम ऑफ पोटैटो प्लांट। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे प्लांट को कांटे होते हैं, थॉर्न मतलब कांटा, मतलब वही क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। तो इस तरह से सारे प्लांट जो कि ग्रीन कलर के हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स उनमें सेम है, बट इनका कुछ रीज़न की वजह से स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ है। रूट में हुआ है, टेंड्रिल में हुआ है, ट्यूबर में हुआ है, थॉर्न में हुआ है, ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं होमोलॉगस कैरेक्टर। होमो का मीन्स मतलब होता है सेम, मॉडिफिकेशन हुआ है सेम कैरेक्टर का, मतलब फ्रॉम हैविंग सेम ओरिजिन। You may have observed different types of stem in plant. Some types are shown. With the help of the figure, your own prior observation and discussion, and list all the different plants in which you can see stem that appear to perform different function. Write the function that you believe the stem must be having. Strawberry that have role in reproduction. Stems of passion flower that have role in climbing. Potato stem that have mainly the function of storage of food and the reproduction, and stem of lemon develop into thorn. तो कुछ स्टेम का मॉडिफिकेशन किस में हुआ है, टेंड्रिल में हुआ है। टेंड्रिल किस लिए, फॉर क्लाइंबिंग, वो सपोर्ट या दूसरे पेड़ पे अपने आप को क्या करना है, पेड़ को सपोर्ट देने के लिए वो टेंड्रिल में मॉडिफाई हो गया। पोटैटो का स्टेम जो है ट्यूबर में मॉडिफाई हो गया, उसका रीज़न था स्टोरेज ऑफ फूड एंड रिप्रोडक्शन। उसके बाद आप नींबू का पेड़ देखे होगे तो उसमें कांटे होते हैं, तो ये कांटे जो है एक्चुअली इट इज़ मॉडिफाइड स्टेम।
All these stems have diversified both structurally and functionally but indicate the same origin as all these are stem. अब हमने देखा कि यहाँ पे स्टेम हमें अलग अलग फॉर्म में दिख रही है, जिसका स्ट्रक्चर भी अलग है, फंक्शन भी अलग है, बट इनका ओरिजिन जो है स्टेम वो सेम है. You can observe the wings of bat, the flipper of dolphin and seal, the forelimb of sheep and dog, as well as human and mice. All apparently have similar set of bones in them. अब आपने देखा होगा बैट को, चमगादड़ को, फ्लीपर ऑफ डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स भी टीवी में तो देखे ही होंगे, सील, द फोरलिम्ब ऑफ शिप, शिप को भी देखा है, फोरलिम्ब मतलब फ्रंट लेग, एंड डॉग, और डॉग के भी सामने वाले पैर, एज वेल एज ह्यूमन्स एंड माइस, इसके अलावा ह्यूमन बींग जो आप खुद हो, और माइस यानी चूहे. तो इन सबको आप देखोगे तो ऑल अपरेंटली हैव द सिमिलर सेट ऑफ बोन. तो इनमें जो सेट ऑफ बोन्स है, हड्डियों का जो सेट है, वो एक ऑलमोस्ट सिमिलर है. एज फॉर एग्जाम्पल द humerus radius and ulna are prominently visible in all these organisms. ये क्या है सारे बोन्स है, और ये सब में प्रोमिनेंट है, सब में दिखते हैं. दिस सजेस्ट अ कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, दो द अपेंडेजेस आर यूज डिफरेंटली इन डॉल्फिन, बैट, शीप एंड ह्यूमंस. अब यहाँ पे देखोगे तो अपेंडेजेस जो है उसका यूज़ अलग अलग है, ह्यूमंस में, बैट्स में, शीप में, बट इनका ओरिजिन जो है वो सेम है. कैरेक्टर दैट इंडिकेट सिमिलर ओरिजिन बट डाइवर्स फंक्शन आर नोन एज होमोलॉगस ऑर्गन. तो ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन जो है सेम है बट उनका फंक्शन अलग अलग है, ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन. If we find functional similarity in organs of different origin like wings of birds and butterflies, we call such organ as analogous organ. Functional similarity in organs of different origin like the wings of birds and butterflies, we call such organ as analogous organ. उनको हम क्या बोलते हैं? एनालॉगस ऑर्गन. क्यों? सिमिलैरिटी इन ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन, क्योंकि उनकी ओरिजिन डिफरेंट है, उनका फंक्शन जो है सेम है. बर्ड में विंग होते हैं तो वो भी उड़ने का काम करते हैं, और बटरफ्लाइज में भी विंग्स है, वो भी क्या है, उड़ने के लिए ही हेल्प करती है. तो दोनों के विंग्स का फंक्शन सेम है, बट आप उसकी ओरिजिन में जाओगे तो वो ओरिजिन उनके डिफरेंट है, और जब फंक्शन सेम है और ओरिजिन डिफरेंट है तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन. वाइल विंग्स इन बर्ड्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम देयर फोरलिम्ब. अब बात करते हैं बर्ड्स के विंग की, तो ये विंग्स जो है उनकी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फोरलिम्ब है. उनके सामने वाले जो दो पैर है उसका मॉडिफिकेशन हुआ है विंग्स में. और बटरफ्लाइज के विंग्स की बात करते हैं तो वो मॉडिफिकेशन हुआ है स्किन से, उनका जो स्किन है उससे मॉडिफाइड हुआ है वो विंग. इसलिए ओरिजिन दोनों का डिफरेंट है, एक का फोरलिम्ब है, दूसरे का स्किन है. ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन दोनों का कैसा है, विंग्स का सेम है. इसलिए हम इन ऑर्गन्स को बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन. होप यू हैव अंडरस्टूड होमोलॉगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन. How could apparently similar organ take up different role over a time was the question that Darwin and scientists even before Darwin thought about. Similar organ that take up different roles over a time. मतलब ऑर्गन सेम है बट उनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है. ये कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन सब साइंटिस्ट के लिए उस समय था, डार्विन के पहले भी और डार्विन को भी. उसके बाद फिर डिस्कवरी होती गई और फिर आया सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन.
As the journey of Beagle came to an end, उस बीगल शिप का जर्नी अब खत्म होने पे आ रहा था। एंड द क्रू रिटर्न टू इंग्लैंड, और उस शिप की पूरी क्रू यानी वहाँ क्रू मेंबर जो शिप पे लोग थे पूरे काम करने वाले, वो इंग्लैंड वापस आए। Darwin started putting together pieces of information that he had collected all through the voyage from the different continent. फिर डार्विन भी उसमें से थे। उन्होंने क्या किया, जैसे ही जर्नी उनका वॉयज ख़त्म हो गया उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने लाई थी, जो भी फॉसिल्स थे, जो भी सैंपल्स थे, उन सारे अलग अलग टापुओं से लाए गए, अलग अलग कंटिनेंट से लाए गए, उसको उन्होंने क्या किया, एक साथ रखा और उनकी इंफॉर्मेशन को पूरा कलेक्ट करना चालू कर दिया। ही स्टार्टेड राइटिंग एन अकाउंट ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, और फिर उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशंस किए थे उनको लिखना चालू कर दिया। ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ह्यूमन्स कुड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन कैरेक्टर्स इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और इन क्रॉप प्लांट बाय सिलेक्टिंग ऑर्गेनिज्म विथ प्रिफरेबल कैरेक्टर एंड ब्रीडिंग देम। उनको ये अच्छे से पता था कि ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं, जो एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट करते हैं, अपने घर में पालते हैं, या जो क्रॉप प्लांट उनको लगाना है तो उसमें वो बदलाव ला सकते हैं। बाय सिलेक्टिंग ऑर्गेनिज्म विथ प्रिफरेबल कैरेक्टर, जिस टाइप का उनको क्रॉप चाहिए उस टाइप के क्रॉप को सिलेक्ट करके उनमें वो क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग अमंग अ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म with preferable character by human is called as artificial selection। इस तरह से हमें जिस टाइप का क्रॉप चाहिए उसकी ब्रीड, या जिस टाइप का एनिमल चाहिए वैसे ब्रीड को हम लोग अपने घर में डोमेस्टिकेट करेंगे और उन्हें फिर अपने हिसाब से ढालेंगे तो वो ढल जाता है। आप देखोगे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं और डोमेस्टिकेटेड डॉग्स होते हैं तो इनमें आपको फ़र्क तुरंत नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है कि वो जहाँ डोमेस्टिकेट होता है, जहाँ वो पाला जाता है, तो वहाँ के जो लोग उसको जिस तरह से पालते हैं उसी हिसाब से वो ढल जाता है। और स्ट्रीट डॉग में ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता है तो उनका बिहेवियर और इनका बिहेवियर साफ डिफरेंस नज़र आता है। इसी तरह से फार्मर को जो ब्रीड प्लांट का अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, वो अपनी फार्म में ज़्यादा क्रॉप ले सकते हैं। और इस टाइप के सिलेक्शन को बोला जाता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, क्योंकि ये ह्यूमंस के द्वारा किया गया बदलाव है, नेचर के द्वारा नहीं। Darwin started thinking that if human could select and bring about changes in characters of organism, could the presence of diverse organism in nature be a result of some process of selection occurring there? फिर डार्विन ने सोचना चालू किया, वो सोचने लगे थे उस समय कि इफ ह्यूमन कुड सिलेक्ट, यदि इंसान सिलेक्ट कर रहा है एंड वो चेंजेस ला रहा है ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर में, तो ये जो हमें दिख रहा है बदलाव ऑर्गेनिज्म में, जो डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है, वो डाइवर्सिटी दिख रही है, तो ये सिलेक्शन की वजह से तो नहीं हुआ है, एक सिलेक्शन प्रोसेस हुआ और जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स में बदलाव लाना चालू कर दिया। क्या ये भी एक रीजन हो सकता है? What type of selection is selective breeding by humans called? Darwin suggested that process of natural selection was instrumental in the evolution of one form to the other, resulting in the diverse form of species found in nature. Natural selection जो हुआ evolution में was instrumental in the evolution of one form to other, और जिसकी वजह से हमें अलग अलग species मिली in nature. To understand the process of natural selection, you would need to do the project work given in the page number. What do we understand about natural selection by doing the project? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, one activity is given to you. इस एक्टिविटी को जब आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। Few figures have been given here. Observe them and suggest the type of selection process. Justify your answer.
अब यहाँ पे क्या दिया है, रेडिश प्लांट ग्रोइंग ऑन अ फील्ड। एक कोई खेत पे मूली का प्लांट है, फील्ड पे यानी फार्म पे, कोई खेत पे ग्रो हो रहा है, ठीक। रेडिश प्लांट स्वेप्ट अवे बाय फ्लड, बाढ़ आ गई तो वो जो प्लांट थे वो क्या हो गए, बह गए पानी के साथ। रेडिश प्लांट लेफ्ट ऑन द फील्ड, और बाढ़ चली गई, उसके बाद सब नॉर्मल हुआ तो कितने प्लांट मिले उस जमीन पे या खेत पे, ओनली 2 प्लांट। शुरुआत में कितने थे, 6-7 थे, बाढ़ के साथ 4 बह गए, 5 बह गए और 2 बच गए। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कौन सा था, नेचुरली था। बाढ़ तो किसी इंसान ने नहीं लाई है। हाँ, बीज बोने का काम जो है वो किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा हुआ है, बट रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय नेचर। Nearly 2 decades after the voyage of Beagle, another scientist named Alfred Russel Wallace set out on similar voyage from England, mainly to island in the American and Asian subcontinent. उसके 2 दशक बाद, मतलब बीगल का सफ़र ख़त्म होने के 20 साल बाद, अनदर साइंटिस्ट अल्फ्रेड रसेल वॉल्स वैसे ही सफ़र पे निकले फ्रॉम इंग्लैंड, मेनली टू आइलैंड इन अमेरिकन एंड एशियन सब कॉन्टिनेंट। अमेरिका और एशिया के सब कॉन्टिनेंट में जो टापू है उन वहाँ पे ये गए, अल्फ्रेड रसेल वॉल्स। He had mainly done an extensive study on the butterflies and mammals of this region and came to similar conclusion as Darwin. और इन्होंने अपनी सफ़र में, अपने वॉयज में जो मेन फोकस था इनका वो था बटरफ्लाइज और मैमल्स के ऊपर, और उनके कंक्लूजन फिर जो वो डार्विन के जैसे ही आए। Walls also suggested that organism evolved from pre-existing organism and selective process in nature occurred spontaneously and non-intentionally, giving rise to the diverse form of species present on Earth. Just like Darwin, वॉल्स ने भी यही कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो उनका जो इवोल्यूशन हो रहा है या वो जो आ रहे हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, किसी नए जीव यानी ऑफस्प्रिंग जो आते हैं वो किसी पेरेंट से ही आते हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो पहले से है, ऐसे ऑर्गेनिज्म से ही आपको न्यू ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, बट ड्यू टू नेचुरल कंडीशन, नेचर की वजह से उनमें कुछ बदलाव आ गए हैं और या उनमें कुछ वेरिएशंस आ गए हैं नेचर की वजह से। जैसे हमने जिराफ का एग्जाम्पल लिया था कि पेड़ ऊंचा ऊंचा होते गया और पान लीफ को खाता था, तो वो कूद कूद के खाने लगा और उसके बाद उसकी गर्दन जो है धीरे धीरे करके क्या हो गई, लंबी हो गई। Artificial selection has led to evolution of different varieties of rice. Artificial selection मतलब बोल सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक डिस्कवरी था एक, और उसकी वजह से क्या हो गए हैं, फार्मिंग में बहुत बड़ी उत्क्रांति हो गई, बहुत बड़ा बदलाव आया। आर्टिफिशियल सिलेक्शन हैज़ लेड टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ राइस, जिसकी वजह से अलग अलग राइस की वेराइटीज़, व्हीट की वेराइटीज़ आ गई। दैट वी सी टुडे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स हैव आल्सो बीन डेवलप इन दिस वे। अलग अलग तरीके की सब्जी, अलग अलग तरीके के फ्रूट, अलग अलग टाइप की राइस, व्हीट। हम लोग देखते हैं मार्केट में जाओगे तो राइस बोलने से बहुत सारे टाइप के राइस मिलते हैं। आप देखे भी होंगे बासमती चावल, अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड से वो बिकते हैं, बट उनमें कुछ ना कुछ वैरायटी होती है। और ये सब क्यों हुआ? जब आर्टिफिशियल सिलेक्शन का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट that will continue in our next video. Till then you read the chapter. Whatever the queries you have, you please comment in comment box. Thank you.